हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे थे, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम सेक्शन बी का 11th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 के क्वेश्चन थे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए थे, 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे 1 to 10। अब हम 11th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11th क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करें। अब देखो, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब हमने देखो इसको नंबर लाइन में दिखाना है √2 को। देखो √2 को दिखाने के लिए ना हम देखो इससे पहले ना हम क्या जानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस प्रमेय सीखी होगी, क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखो क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो आप सभी जानते हैं। तो देखो वो किस में लगती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, लगती है राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ना। तो देखो अगर हमने इसको ABC हमने इसको ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। तो जो हमें ये वैल्यू दी होती है ना, ये हमेशा कर्ण की वैल्यू होती है, ये हमेशा कर्ण की वैल्यू दी होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू दी होती है। अब हमें ना ये आधार और ये लंब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारा जो ये कर्ण होता है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कर्ण जो हमारा होगा, स्क्वायर हम यहाँ से हटा लेंगे तो इस साइड में राइट साइड में क्या आ जाएगा? रूट लग जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब देखो हमें कर्ण क्या दिया है? √2 दिया है, ठीक है। अब हमने लंबाई और हमने आधार और हमने लंबाई निकालनी है। देखो हम कैसे निकालेंगे, हम ना क्या करें, हम किसका किसका स्क्वायर करें, और देखो हम आधार क्या माने कि उसका स्क्वायर करके, और लंब क्या माने कि उन दोनों का स्क्वायर करके, उसका जो योग है उसका योग करके, हम स्क्वायर करने के बाद उन दोनों का योग करके हमारा √2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है बताओ? क्या आधार ले सकते हैं हम, क्या लंब ले सकते हैं कि हमारा उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर √2 आना चाहिए, है ना। तभी हमें पता लग जाएगा कि आधार और लंब क्या होगा। तो देखो √2 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या बात करें, 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा 1 और 1 तो 2 मिल जाएगा ना हमें, 1 और 1 तो हमें 2 मिल जाएगा, तो हमारा √2 आ तो जाएगा। देखो अगर हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर लिखती हूँ और 1 का स्क्वायर, तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हमारा 2 आ जाएगा। तो देखो हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करने पर हमारा √2 बन रहा है। इसका मतलब हमारा क्या आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार 1 हो जाएगा और लंब भी 1 हो जाएगा, है ना। आधार 1, लंब भी हमारा 1 हो जाएगा। अब ना जो ये 1 है, ये 1 क्या है? ये 1 हमारा क्या होता है? यूनिट होती है ये 1। अब इस यूनिट को आप कितना ही भी ले लीजिए, पर क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए ये। जितना यहाँ हम आधार लेंगे उतना ही हम यहाँ लंबाई भी ले लेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करते हैं। देखो नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए देखो ये हमारा नंबर लाइन हमने ले ली, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पर। देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 1, ये इक्वल इक्वल लेंथ लेंगे, 2 3, इस तरह से ये 4, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस हम लेंगे। हमें क्या दिखा है, हमें देखो आधार हमारे क्या है? 1 है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक की 1 ले लेते हैं। ये हमारे 1 इकाई है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये 1 ले लिया हमने आधार। हमने क्या करना है, लंबाई, हमने लंबाई भी 1 लेनी होगी, लंबाई ऊपर बनेगी यहाँ। तो इतनी डिस्टेंस हम 1 तक यहाँ तक जाएंगे। देखो उसको नाप के बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा एकदम, ठीक है। तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगी ना, 1 इकाई, ये भी 1। तो ये 1 है, ये 1 है, और ये हमारा यहाँ पे हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये इसका कर्ण है, और कर्ण हमें √2 दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें √2 दे रखी है। देखो यहाँ पर भी मैं त्रिभुज का नाम दे देती हूँ, A B और C नाम दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर ये 1 है यहाँ पर
सी नाम दे दिया मैंने। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ से 0 से लेकर के यहाँ पर बी है, जो ये बी से लेकर के सी तक की जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, ये 1 है। और सी से ए तक की क्या है, 1 है। और ए से बी तक √2। अब देखो हम क्या करते हैं ना, अब हम देखो हमने इस कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ये वाली दूरी होती है, इस वाली दूरी को हमने देखना है। किस वाली दूरी को, जो हमारा कर्ण है ना, हम उसको वो वाली दूरी माप लेंगे। ठीक है, ये हमारा कर्ण है, देखो ये वाली हमने दूरी मापी और यहीं से हम एक चाप यहाँ खींच देते हैं नीचे लाइन में। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि देखो ये √2 है ना, तो यहीं से ये जो कर्ण वाली दूरी है, इस दूरी को मापी जाती है। और ये देखो, ये जहाँ पर ये आएगा, ये इस लाइन पे, इस नंबर लाइन को जहाँ पर ये टच करेगा, जहाँ पर ये पास होके जाएगा यहाँ पर से, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा √2 वाला बिंदु होगा। यहीं पर हमारा √2 आएगा। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है √2 की वैल्यू। अगर आप इसको √2 को निकालोगे तो ये 1.414 आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करके आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.414 आएगा, जो कि 1 और 2 के बीच में है। तो हमारा जो ये आर्क, जो हमारा ये क्या टच कर रहा है, हमारा ये चाप टच कर रहा है यहाँ इस लाइन को, यहीं पर इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, √2 है। तो ये √2 हमने ऐसे संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 11th कंप्लीट हुआ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12th है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखो स्फेयर है, ये गोला है, ये इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। लेकिन देखो ये 7 सेंटीमीटर, देखो रेडियस से त्रिज्या हमारी यही तो होती है ना, केंद्र से यहाँ तक की परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। तो ये 7 सेंटीमीटर दी है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या होता है बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अगर हम बात करें सर्कल की, यानी कि वृत्त की बात करें, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का होता है πr², और गोले का क्या होता है 4πr²। तो देखो हम इसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी 22/7, और आर हमारा क्या है, आर हमारा है 7 सेंटीमीटर में दिया है। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, ये देखो ये हमने गुणा कर दिया इसको, और ये 7, अब हम 7 से भी कर देंगे, ये हमारा 616 आ गया है। देखो ये हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा निकाल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में, देखो एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता हमने निकालनी है। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होती है पता है, देखो ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखिए ये हो सकता है ना, हमारा 6 बार चौका मारते हो, चौका न मारे जाने की कह रहा है, न मारे जाने की, याद रखना। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो मेथड है, देखो फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि चौका न मारे जाने के लिए, देखो 30 थे ना टोटल, तो 30 में से 6 बार चौका मारा तो उसने, ठीक है 30 गेंदें हैं, टोटल 30 हैं, 30 में से उसने 6 बार चौका मारा, 6 बार चौका मारा। इसका मतलब हम न मारे जाने का निकाल रहे हैं, तो न मारे जाने के लिए कितनी बार नहीं मारा होगा उसने चौका, 30 में से 6 माइनस कर लेंगे तो हमारा उतनी बार उसने चौका नहीं मारा होगा। इसका मतलब हम इसमें से 6 माइनस कर लेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और ये 24 हमारा 24 उसने चौका मारा होगा। कितनी बार मारा होगा, ये चौका मारा कितनी बार मारा, 24 टाइम्स उसने चौका मारा। 6 बार चौका मारा, 24 बार नहीं मारा, ठीक है चौका नहीं मारा 24 बार, ठीक है 24 बार उसने चौका नहीं मारा। अब देखो
अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, किसकी प्रायिकता, चौका न मारे जाने की प्रायिकता, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। देखो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, देखो टोटल 30 हैं, अब हमारे नहीं मारे जाने वाले कितने हैं, कितनी बार नहीं मारा गया है चौका, 24 बार नहीं मारा गया है, तो हमारी प्रायिकता 24/30 हो जाएगी हमारी प्रायिकता। हम इसको सॉल्व करके काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से 15 बार कट जाएगा ये, तो 12/15 हमारी क्या आ जाएगी, ये और कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, इसका मतलब हमारा ये इसका आंसर 4/5 आ जाएगा, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। ठीक है, ये एक आंसर तो हमारा निकल आया एक तरीके से, एक मेथड से। अगर हम इसको सेकंड मेथड से बात करें, इसकी सेकंड मेथड, ठीक है, इसकी जो दूसरी विधि है सेकंड मेथड, उसमें क्या कर सकते हैं ना हम, देखो जो चौका मारे जाने की निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके 1 में से उसको माइनस कर लेंगे तो न मारे जाने की प्रायिकता आ जाएगी हमारी। समझ रहे हो ना बात को। देखो चौका मारे जाने की निकाल लेते हैं, जो चौका न मारे जाने की होती है ना, पहले देखो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, न मारे जाने, न मारे जाने की प्रायिकता, ये हमारी होती है 1 माइनस चौका मारे जाने की प्रायिकता, 1 माइनस चौका मारे जाने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो, देखो चौका न मारे जाने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 माइनस चौका न मारे जाने की प्रायिकता, 1 माइनस चौका मारे जाने की प्रायिकता। तो हमारा जो चौका मारे जाने की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, देखो चौका मारे जाने की, चौका मारे जाने के लिए क्या है, 6 बार उसने चौका मारा तो 6/30 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 6/30 आ जाएगा। देखो तो अब देखो उसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 6/30, 30 में से 6 गया, 24/30, तो इसको हम काटेंगे तो फिर हमारा ये 4/5 ही तो आएगा। देखो यही हमारा क्या होगा, चौका न मारे जाने की प्रायिकता होगी। देखो हमेशा चौका न मारे जाने की जो प्रायिकता होती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता वो क्या होती है, 1 में से हम चौका मारे जाने वाले को हम 1 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यही होती है हमारी। अब ऐसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक बार तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से माइनस करके, ठीक है, कितनी बार चौका नहीं मारा गया, टोटल में से मारे जाने वाले को घटा देंगे तो नहीं मारा जाने वाला निकल जाएगा ना, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं कि सीधे हम क्या कर सकते हैं, 1 में से पहले 1 में से क्या कर सकते हैं, हम चौका मारे जाने वाला माइनस कर देंगे तो न मारे जाने वाले हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14 बोलता है कि, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ एन एंगल एट 30 डिग्री बाय यूजिंग स्केल एंड कंपास। तो देखो स्केल और कंपास का यूज़ करके हमने क्या निकालना है, पटरियर प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। अब हमने 30 डिग्री का कोण बनाना है। देखो आप सभी जानते होंगे 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, पर लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री के लिए देखो सबसे पहले ये हमने स्केल का काम तो हाथ से कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास स्केल यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको एक सीधी लाइन ही दिखा रही हूँ। देखो ये हमारी लाइन है। अब देखो हमने इसको हम अपना सेंटर ले लेते हैं, ओ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, इसको ओ दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम ना बराबर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, कोई भी एक डिस्टेंस, और उस पर चाप ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमने चाप ले लिया, फिर इसी डिस्टेंस को, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हमने बदलना नहीं है, इसको चेंज नहीं करना है, इस दूरी को इतना ही रखना है, और फिर हमने यहाँ से एक दूसरा चाप इधर डाल देना है। ठीक है, अब देखो जो ये चाप है ना, अगर मैं यहाँ से भी इसको ऐसे कर दूँ तो ये तो मेरा कौन सा चाप है, ये मेरा कौन सा कोण बन जाएगा, ये मेरा अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूँ, देखो इस लाइन को अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये हमें क्या बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर चाप मारा था, इसी चाप से हम इधर जाते हैं, ठीक है, इसके बीच में इधर हमने एक चाप काटा, फिर हमने इसी बिंदु से, इस बिंदु से भी हमने एक चाप यहाँ काटा, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारा 60 होता है और ये 30 होता है।
अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे, आप किससे मिलाएंगे, आप स्केल की हेल्प से मिलाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया है। ये हमारा पूरा वाला 60 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का होगा। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, हमें यही बनाना था। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। इस लाइन को हम ए बी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम कोई और नाम सी नाम दे देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किए थे, और बाकी हमने तो एंगल बनाना था, ये 30 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसका 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड कीजिए। किसका गुणनखंड कीजिए, हम गुणनखंड कर देते हैं। देखो 6x² + 5x - 6 का। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो पहले वाला जो x² का गुणांक है और जो लास्ट वाला है जो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। इसका मतलब कि कांस्टेंट पद होता है, जो अचर पद होता है, इन दोनों की हमने गुणा करनी पड़ती है। 6 × 6 36 हो जाता है। और हम क्या करते हैं, देखो गुणा करने पर तो 36 आना चाहिए, और जोड़ने या घटा ऐसी हमने संख्या सोचनी पड़ती है कि हमने बीच वाली जो संख्या है इसकी हेल्प से क्या करना पड़ता है, इसकी हेल्प से हमने गुणा करने पर ऐसी संख्या बने कि 36 आए, और जोड़ने पर ऐसा बने कि 5 आए। ऐसे हम कौन सी हम संख्या बना सकते हैं आपस में कि जोड़ें तो 5 आए, जोड़ें या घटाएं 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा 36 आना चाहिए। तो क्या होता है ऐसा, देखो 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, और 9 × 5 करेंगे तो 9 5 में तो नहीं है। ये किस में हो सकता है, ये हो सकता है हमारा, देखो 9 4 में हो सकता है। 9 - 4 करें हम तो 5 आ जाएगा, देखो हमारा बीच वाली टर्म आ जाएगी ना। और अगर हम 9 × 4 करें तो 9 × 6 36 भी आ गया, 36 भी आ गया। देखो ये हमारा, इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं, इस तरह से हम इसके फैक्टर करते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए, एकदम से आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आए कि क्या जोड़ के हमारा माइनस करके या जोड़ के हमारा बीच वाली टर्म बने, और मल्टीप्लाई करने पर भी बने, उन ये चीज़ें आए जो मल्टीप्लाई करके ये आती हैं, वही बीच वाले ऐसे क्या लेके हम उनको मल्टीप्लाई करने में भी यही मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना ना, देखो उसके लिए क्या करना, जैसे 36 है, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके 36 है, तो 36 का फैक्टर कर देना, गुणनखंड कर देना 36 के। फिर गुणनखंड करके हम यहाँ से देखो, जैसे 2 2 एकम 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 एकम 3। अब देखो हमें ये इसके गुणनखंड मिल गए। अब हमने यहाँ से हम इसके जोड़े बना सकते हैं। देखो 3 3 9 है, और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 है। तो यहाँ से हम ऐसे देखेंगे, अभी तो हमें पता लग गया है ना कि 9 और 4 का बन रहा है करके। ये 9 और 4 को लेने पे 9 में से 4 माइनस करने पे 5 आ रहा है, और 9 चक्को 36 भी हो जा रहा है। लेकिन जहाँ पर हमें पता नहीं लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर एक एक करके सारे पेयर चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे ये 2 ले लेंगे एक बार, फिर इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का ले लेंगे, इन दोनों को देखेंगे, एक को छोड़ देंगे, तीनों को ले लेंगे। इस तरह से हम चेक करके देख सकते हैं। अभी तो हमें डायरेक्ट पता लग गया था ना कि 9 चक्को 36 और 9 में से 4 माइनस होकर 5 आ रहे हैं। तो और चीज़ों और जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा कैसे टूट जाएगा, 6x² + 5, इसको क्या लिखना था, 9x - 4x, क्योंकि यही 5 होता है। ठीक है, 6। अब देखो ना, ये 6x² हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 2, 3 दूनी 6 ना, 2x और प्लस यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बचा ना, 2x बचा, और प्लस का क्या बचा, 2 3 6। इसका मतलब हमने तो गुणनखंड करने थे 3x - 2 और 2x + 3। देखो ये हमारा 2x + 3, ये हमारा क्या बन गया, क्या निकल गया, इसका गुणनखंड आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए बस। तो हमारा क्वेश्चन 15th भी कंप्लीट हुआ। देखो अब हमारा आज ये सेक्शन नंबर से जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है 15th क्वेश्चन तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।